हेलो एवरीवन, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये कोर्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एसबीटी के अकॉर्डिंग जो थर्ड सेम में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको कवर करना चाहते हैं। और यहाँ हम लोग उसी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एसबीटी के अंदर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के पार्ट में आता है। कहने को जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बहुत लेंदी और बहुत वास्ट होता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एसबीटी के अकॉर्डिंग कवर करना है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो बीटेक वाले या फिर एसएससी जेई वाले या गेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ते हैं, और एसबीटी थर्ड सेम वाले जो होंगे वो 3-4 चैप्टर्स आपको कम पढ़ेंगे जो आपका जनरल सिलेबस होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ मिसिंग नहीं है आपके सिलेबस में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस्ड है। सिर्फ फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो यहाँ डिस्कस नहीं है, वो आपके बीटेक वाले सिलेबस में रहेगा डिस्कशन में। ठीक है, तो हम लोग अभी जो हम लोग ये लेक्चर 1 आप देख रहे हैं, तो ये लेक्चर 1 आपका डेमो वीडियो का भी पार्ट होता है। तो इसमें जो हम आपको लेक्चर लेंगे ये आपको कुछ जनरल आइडिया भी बताते चलेंगे कोर्स के बारे में, नोट्स के बारे में, ताकि जो स्टूडेंट इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो एक आइडिया ले सके कि किस तरह का लेक्चर होगा, किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, नोट्स कैसा रहेगा, क्लासेस आपको रिकॉर्डेड हैं तो वाइट बोर्ड पे रहेंगी या फिर हम इस तरह से पेन टैब पे पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ों का बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को डेमो वीडियो में कन्वर्ट करते हैं जो यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। आज चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, उसके बाद हम आपको ये डेफिनेशन ऑफ सॉइल से ही स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे डिस्कशन से आगे बढ़ेंगे। अब ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर, जो आप ये फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं, आप इसके टॉपिक्स को देखिए। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली आपके थ्योरी टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंस पे, फील्ड एप्लीकेशन पे, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करता है। तो इस तरह के किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए डायग्राम्स की ज़रूरत होती है, फिगर्स की, और थ्योरीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपका यूनिट नंबर 1 है ये इसी तरह से आपका थ्योरी और डायग्राम इसमें इंक्लूडेड रहेगा। हम जब लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे तो वो इसी तरह से प्रोसीड करेंगे यूनिट नंबर 1 का। चाहे 2 लेक्चर लगे, 1 लेक्चर लगे, वो डिपेंड करता है क्लास लेने के ऊपर। जब यूनिट नंबर 2 पे आएंगे तो वहाँ से हम लोगों का फेज डायग्राम, वहाँ से हम लोगों का जो सॉइल का जो प्रॉपर्टीज़ है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है, वो सब डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। वो पीपीटी पे नहीं ले करके वो हम आपको जो मेरा वाइट स्क्रीन है जिस पे हम आपको सब कुछ हाथ से लिख करके पढ़ाएंगे, वो यूनिट नंबर 2 से आपका स्टार्ट होगा। अब आपको नोट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है कि जैसे हम ये आपका यूनिट नंबर 1 का नोट्स प्रिपेयर किए वैसे ही आपको यूनिट नंबर 2 का भी प्रिपेयर्ड नोट्स आपको मिल जाएगा जो आपके एसबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। हम लेकिन जो क्लास में कराएंगे वो आपका क्लास नोट्स रहेगा, उसका भी पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि वो टॉपिक भी जो हम हाथ से लिखते हैं कई बार हम उसमें क्लाउड्स बना करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ पे बता देते हैं जो जनरली इस तरह के पीपीटी वाले नोट्स में लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब आप आगे कोर्स प्रोसीड करेंगे, जब आप यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे वेबसाइट पे लॉगिन करके, तो आप वहाँ देखेंगे कि जहाँ पे नोट्स अवेलेबल रहता है वहाँ पे कई बार 2 तरह के पीपीटी आपको पीडीएफ मिलेंगे। एक पीडीएफ होगा जो आपका ये नोट्स वाला रहेगा टाइप्ड, और एक जो मेरा हैंड रिटन क्लासरूम वाला जो नोट्स रहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको नोट्स का हम एक आइडिया दे दिए कि नोट्स किस तरह से आपका रहेगा। आपके लेक्चर्स आप देख ही रहे हैं अभी कि आपके लेक्चर्स इस तरह से रिकॉर्डेड रहेंगे, जिसमें हम आपको पेन टैब पे ही ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट जब स्टूडेंट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम में थ्योरी का जब क्वेश्चन आएगा तो उनको थ्योरी लिखना पड़ेगा, और थ्योरी भी इतना सफिशिएंट लिखना पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप एसबीटी के हो या किसी भी आप कॉलेज से हो, थ्योरी हमेशा थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही लिखना पड़ता है। उसके पीछे का रीज़न होता है कि कई बार हम लोग एग्जैक्टली बुक का डेफिनेशन याद करके नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में, हम लोग अपने तरफ से कुछ स्टोरी भी क्रिएट करते हैं जो हम लोगों का उस सब्जेक्ट का आइडिया होता है। तो इसलिए कई बार टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आप अगर कोई भी नोट्स देखेंगे, इस नोट्स में जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम हाईलाइट करें तो वो एक्चुअली आपका ये वाला है जो प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन कई बार आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछता है और 2 मार्क्स में पूछता है, तो आप सिर्फ ये लिखेंगे तो 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। डेफिनेशन प्रॉपर है लेकिन इसको आपको कुछ उसका नोट्स की तरह से एक्स्ट्रा उसमें कुछ नॉलेज बताना पड़ता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, सिविल इंजीनियर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, टेक्स्ट बुक किसको कहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। इसलिए चैप्टर 1 का अगर हम हैंड रिटन नोट्स देंगे, हैंड रिटन लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें लिखने में लेंदी होगा वीडियो अननेसेसरी का, और एक लेक्चर में 2 ही 3 टॉपिक डिस्कस हो पाएंगे, और उसमें आपका डेटा भी ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप पर डे के हिसाब से भी अगर आप 2-3 लेक्चर देखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डेटा लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग चैप्टर 1 को, हम लोग जो यूनिट 1 है हम लोगों का, ये यूनिट 1 में सारे टॉपिक्स जो हैं ये आपको थियोरेटिकल टॉपिक्स ही है।
इसमें बस आपको इमेज दिखाना है और आपको एक आइडिया देना है, ओवरव्यू देना है, वो देंगे। और यूनिट 2 से हम आपको फिर वाइट बोर्ड पे आ जाएंगे, फिर उसमें हम आपको वहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह जो भी डेरिवेशंस होगा सब चीज़ें हाथ से कर करके वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। और उसी चीज़ को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे इस नोट्स में, और ये आपका क्लासरूम का नोट्स हो जाएगा जो आप एग्ज़ाम के लिए याद कर लेंगे। तो वहाँ पढ़े हुए रहेंगे, लेक्चर देखे हुए रहेंगे, तो इस तरह का कोई भी टाइप नोट्स जो होता है जियो टेक्निकल जैसे पेपर में, वो समझना आसान हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों का एक टोटल आइडिया है। इस तरह से ही हम लोग सारे यूनिट्स को प्रोसीड करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ लगेगा डेरिवेशन नहीं है या न्यूमेरिकल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है, तो हम पीपीटी का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमको ज़रूरत लगेगा कि हमको डिराइव करना ज़रूरी है आपके समझने के लिए, हम वहाँ पे अपने आप उसको हैंड रिटन जो है आपको नोट्स वैसा भी आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को यूनिट नंबर 1 में बेसिकली क्या करना है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब आप एक नया वर्ड सुनते हैं जियो टेक्निकल, आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि जियो टेक्निकल किसके बारे में बात कर रहा होगा, तो जनरली आपके जियोलॉजी के बारे में, आपके सॉइल के बारे में बात कर रहा होगा। तो क्योंकि आप अभी 3rd सेम में हैं, डिप्लोमा में हैं, तो इसका मतलब है कि अभी से पहले आप सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप नहीं जानते हैं। इस सेमेस्टर से ही जो आप 5 पेपर्स अपने पढ़ने शुरू करते हैं, वो आपका सिविल इंजीनियरिंग का एक्चुअल टेक्निकल पढ़ाई वहाँ से शुरू होता है। इसके पहले फर्स्ट ईयर में आप कॉमन पेपर्स पढ़ते हैं, जिसमें एक आपको सिर्फ मैकेनिक्स होता है, जो सिविल इंजीनियर्स को आगे काम आता है स्ट्रक्चर वाले पेपर सब में, ठीक है। अब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब क्या है, हम लोग सॉइल का यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में डेली। जैसे हाईवे बनाना है, किसके ऊपर बनाते हैं, अर्थ के ऊपर बनाते हैं। अर्थ मतलब क्या हुआ, सॉइल के ऊपर बनाते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे सॉइल का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंप्रेस होने वाला रहेगा, तो जैसे ही व्हीकल उसके ऊपर से जाएगा उसमें गड्ढा बनते जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस होता चला जाएगा। बहुत हार्ड रहेगा तो कई बार उसमें अगर कटिंग करने की ज़रूरत है, ताकि हाईवे जब आप बनाते हैं तो आप प्लेन रोड्स, एक तरह से आप देखते हैं स्ट्रेट रोड बनाने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अननेसेसरी का बहुत अंड्यूलेशन रहेगा और हार्ड रॉक आपको रहा, स्टोन रहा, तो उसको कट करना भी प्रॉब्लम है, वो भी कॉस्टली हो जाएगा। तो सॉइल का रोल तो इम्पोर्टेंट हुआ हाईवे में। आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग का बेस जो है आप ग्राउंड में आप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, और वही फाउंडेशन जो है आपके पूरे बिल्डिंग का लोड लेता है। तो इसका मतलब है कि आप फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, जनरली जो आपका नॉर्मल, जो आपका नेचुरल ग्राउंड अवेलेबल रहता है, आप उसमें थोड़ा सा एक्सकेवेशन करते हैं। या तो पूरे बिल्डिंग के ही साइज़ का एक्सकेवेशन करके बाहर निकाल देते हैं, या नहीं तो छोटा छोटा जहाँ जहाँ पे आपको पिलर्स आप देने वाले हैं, कॉलम्स, वहाँ पे आप एक्सकेवेट करते हैं और आप वहाँ पे फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। जो मेन टारगेट रहता है आपका ये फाउंडेशन प्रोवाइड करने का, कि इस तरह से ऊपर से बिल्डिंग में अगर कॉलम आ रहा है, यहाँ पे आपका बीम चल रहा है इस तरह से, तो इस कॉलम पे जो लोड आया, इस बीम का, इस फ्लोर का, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, इन सब का लोड क्या हुआ, इस बीम पे आया। इस बीम के नीचे मान लीजिए आप दीवार नहीं देते हैं ईंटा, तो इस बीम का लोड कहाँ जाएगा, इस पिलर पे आएगा। आधा 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 इधर आएगा और आधा इधर आएगा, कुछ ऐसा होगा। फिर उस आप चाहते हैं कि अब यहाँ पे आपका नॉर्मल फ्लोर है, सॉरी ग्राउंड है, इस जगह पे आपका नेचुरल ग्राउंड है, बाहर आपका रोड है। तो आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा हम अंदर ले जाएं, इतना ताकि ये लोड को सही से बियर कर सके और आपका बिल्डिंग जो है वो गिरे नहीं। यही आपका टारगेट रहता है। तो आप क्या करते हैं, आप एक्चुअली इस जो फाउंडेशन आप प्रोवाइड करते हैं, फुटिंग, इसको आप कुछ दूर तक एक्सकेवेट करते हैं। तो कहाँ तक एक्सकेवेट करते हैं, जहाँ तक आपको लगता है कि आपका सॉइल थोड़ा इतना हार्ड है कि वो आपका लोड बियर कर सकता है। आप यहाँ पे कोई बालू ऐसे रखा हुआ है, तो आप बालू के ऊपर ही फाउंडेशन नहीं प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसी बिल्डिंग बनना शुरू होगा वो धीरे धीरे धंसना शुरू हो जाएगा। तो धंसना जब शुरू हो जाएगा तो बिल्डिंग टूट जाएगा, आपका क्रैक आ जाएगा, या वो हो सकता है एक तरफ आपको गिर भी जाए। तो इसलिए आप एक जनरल हम आइडिया भी हम आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको फिर समझ में आते रहे कि आगे हम उसको कैसे टेक्निकल की तरफ ले जाएंगे। तो जनरल आइडिया यही कहता है कि थोड़ा सा अंदर इंसर्ट करके, जहाँ पे लगे कि सॉइल थोड़ा ठीक ठाक सा हार्ड है, वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, उसको मैनुअली आप उसको इस तरह से एक वेट वाला आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे आप उसको हैमर की तरह से प्रेस करके आप उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ताकि अगर कुछ यहाँ पे एयर गैप्स अगर मौजूद है, वॉइड्स मौजूद है, तो ये वॉइड्स जो है ये बाहर निकल जाए। आपका जो भी कंप्रेस होना है सॉइल, आप कोशिश करते हैं कि पहले एक्स्ट्रा लोड डाल डाल करके आप उसको वहाँ पे कंप्रेस कर देते हैं, मैनुअल कंप्रेशन जिसको कहते हैं, कॉम्पैक्शन। फिर उसके बाद आप ईटा सोलिंग करते हैं, आप फाउंडेशन देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से आपका लोड जो है वो मिट्टी में ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ। तो ऑब्वियसली इतना दूर का जो ये सॉइल है, ये जो हम ट्रेपेजॉइड बनाए हैं, इस सॉइल का प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जैसे आप यहाँ पे रोड बनाए हैं, आपका ये रोड चल रहा है, मान लीजिए आप मिट्टी भर करके रोड बनाते हैं, नॉर्मल ग्राउंड आपका यहाँ पे है, आप यहाँ मिट्टी भर करके रोड बनाते हैं, तो ये वाला अगर आपका सॉइल है इतनी दूर तक,
उसके ऊपर तो आपका रोड का मटेरियल्स रहता है, जो आप कंपोनेंट्स जो आप पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में या ट्रांसपोर्टेशन, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसमें जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ इस रोड के कितने कंपोनेंट्स होंगे। जो कई बार आप देखते हैं रोड बनने से पहले थोड़ा सा मिट्टी को कॉम्पैक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर आप देखते होंगे छोटा गिट्टी टाइप का मटेरियल आप देखते हैं, फिर उसके ऊपर या तो अलकतरा होता है, बिटुमेन, या फिर आप देखते हैं कि सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट बनाया जाता है। तो इस तरह से आप कहते हैं अपने रोड का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो वो सारा जो है ना वो किसी एक हाइट के बाद से शुरू होता है। लेकिन नॉर्मल आपका ग्राउंड यहाँ है तो कई बार आप क्या करते हैं पहले यहाँ पे थोड़ी दूर तक, इतना दूर तक आप मिट्टी फिल करते हैं, उसको फिर आप रोड रोलर से कॉम्पैक्ट करते हैं। तो फिर ये वाला सॉयल या इसके नीचे जो इतना दूर है जहाँ तक ये लोड ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर इस सॉयल का रोल भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब हर वो चीज़ जो इस अर्थ के ऊपर आप बना रहे हैं, वो अर्थ के जो ऊपर के जो लेयर्स हैं, जो हम जिसको हम जनरल टर्म में सॉयल कह रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं, वो जो आपका सॉयल है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ प्रेशर डालेगा। अब वो सॉयल अगर दलदल है तो वो आपका प्रेशर नहीं ले पाएगा, बिल्डिंग आपका गिर जाएगा। अगर वो सॉयल आपका पत्थर है तो वो बहुत अच्छे से आपका लोड ले पाएगा। अब उस आपका वहाँ पे जो सॉयल है वो थोड़ा सैंडी टाइप का, बालू टाइप का सॉयल हो सकता है, तो उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा। क्ले रहेगा, चिकना मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी थोड़ा अलग रहेगा। किसी में पानी कम रहेगा, किसी में पानी ज़्यादा रहेगा। नॉर्मल जो हम लोगों का ग्राउंड होता है, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो रेनी एरिया नहीं भी है तो भी वहाँ पे आपका सॉयल जो है उसमें कुछ अपना पानी होता है जो वो अपना होल्ड करके रखा रहता है। पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा आपको 1 लीटर, लेकिन मिट्टी के अंदर मिक्स किया हुआ पानी थोड़ा बहुत रहता है। उस मिट्टी को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड मिट्टी। सैचुरेटेड मतलब पानी से सैचुरेटेड किया हुआ है, एक तरह से गीला है, ये कहने का मतलब होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। तो ये जो हम लोगों का इस तरह से कोई सैचुरेटेड सॉइल हुआ, कहीं पे ड्राई सॉइल ही मिला, मान लीजिए कि अब राजस्थान है, वहाँ पे आपको डेजर्ट होता है, वहाँ पे हम लोगों को ड्राई सॉइल मिला, तो ड्राई सॉइल हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात करें, हो सकता है यहाँ पे एक्चुअली यूनिट वेट क्या, हम लोग डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे 0 होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो ये सॉयल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में इस तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इस सॉयल की प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि सॉयल में आपका पानी कितना है, सॉयल में एयर का गैप कितना है, सॉयल खुद किस तरह का है। ये सारी चीज़ें पता होना या पता करना, यही इस पूरे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आपका काम है। अब इसी चीज़ को सिलेबस में अलग अलग करके ब्रेक कर दिया गया। पहले यूनिट में आपको समझाया गया कि ये सॉयल कहाँ कहाँ पे लग सकता है, सॉयल का बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता के एक आइडिया क्रिएट किया गया। यूनिट नंबर 2 में आएंगे, फिर वही चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं कि वॉइड जिसको हम लोग कहते हैं कि एयर गैप कितना है, तो वॉइड रेशियो ये आपको पूछा जाएगा कि सॉयल में वॉइड्स कितना है, वाटर का कंटेंट कितना है, कितना पानी है आपके सॉयल में, ये पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि सॉयल में पोरोसिटी कितना है, ये कितना पानी को अपने अंदर पर्कुलेट होने देगा, कितना ये परवियस है, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर बोला जाएगा इस सॉयल का यूनिट वेट बताइए, क्योंकि अब यूनिट वेट से ही तो पता चलेगा ना कि कौन सा हैवी वाला सॉयल है, लाइट वाला सॉयल है, उसी हिसाब से ये कितना लोड को आगे बियर कर पाएगा। तो ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा? यूनिट नंबर 2 में। फिर अब जैसे मान लीजिए बात हुआ वाटर कंटेंट का, तो फिर वो आपको पूछ लेगा कि चलो वाटर कंटेंट निकालते कैसे, थ्योरी पेपर पढ़ रहे हैं अगर, तो आपसे एक तो बोलेगा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बताइए। आप वाटर कंटेंट का फॉर्मूला बता दिए, डेफिनेशन बता दिए कि क्या होता है वाटर कंटेंट, क्यों निकालते हैं, वगैरह वगैरह। फिर आपको बोला कैसे निकालते हैं, तो इसका मतलब है कि उसका आ जाएगा आपको टेस्ट। फिर आ जाएगा जैसे यूनिट वेट है, फिर ये बोलेगा यूनिट वेट, तो आपको पता चल गया कि मिट्टी का जो आपका वेट होता है पर मीटर क्यूब में कितना किलोन्यूटन उसका वेट है, वो आपका यूनिट वेट कहलाया। कुछ ड्राई का होगा तो अलग होगा, सैचुरेटेड का होगा तो अलग होगा, आप वो सब डेफिनेशन बता दिए। फिर आपको बोलेगा कि ये निकालते कैसे हैं, तो फिर ये आएगा इसका टेस्ट। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? यूनिट नंबर 2 में ही आएंगी। यूनिट 2 आपका लेंदी है, सबसे ज़्यादा टाइम यूनिट 2 में ही लगेगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको भी सब पता होना चाहिए, हमको भी सब सारे टॉपिक्स सही से आपको सारी चीज़ें समझानी होंगी, ठीक है। फिर इसी तरह से यूनिट 3 में आएंगे, फिर 4 में आएंगे। इसमें क्या है कि जैसे आपको बोल देगा कॉम्पैक्शन वाले टॉपिक पे आ जाएगा। फिर एक बार आपको बोलेगा जैसे कॉम्पैक्शन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन क्या होता है। फिर बोल देगा एक यूनिट में कि आपका शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है सॉइल का, तो फिर शेयर स्ट्रेंथ के ऊपर डिस्कशन होगा। इसी तरह से आपको बोल देगा, जैसे अब रिटेनिंग वॉल तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको हो सकता है कि आपको
यही आपका यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया, आगे टोटल सिलेबस जब एक एक करके बढ़ेंगे तो उस तरह से डिस्कशन करेंगे। लेकिन कहने का यही मतलब है कि आपके सॉइल में जो वो पूछेगा वो यही चीज़ें पूछेगा कि पहला यूनिट में इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेगा, सेकेंड यूनिट में आकर के आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहेगा, कितने तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, सॉइल के ऊपर सैंड के ऊपर कितने हो सकते हैं, क्ले के ऊपर कितने हो सकते हैं, ये दोनों अलग अलग है, इन सब का क्लासिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ा जाता है किसी पेपर में। पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप यही चीज़ पढ़ते हैं। सीमेंट के बारे में कुछ जाने, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ जाने, सीधा सीमेंट में टेस्ट करके वो प्रॉपर्टीज़ कैसे निकालते हैं ये हम लोग पता कर लेते हैं। सेम उसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल्स में भी कोई बिल्डिंग का मटेरियल से स्टोन है, उसके बारे में जाने, उसके ऊपर टेस्ट कौन कौन सा करते हैं, क्या क्या निकालते हैं, जान लेते हैं। उसी तरह से जियो टेक्निकल में भी आगे बढ़ेंगे। सॉयल पढ़ेंगे, अगले यूनिट में सॉयल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं, जो जो सिलेबस कह रहा है वो टेस्ट पढ़ेंगे। होते तो बहुत सारे हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई टेस्ट होता है, लेकिन सिलेबस जो जो इंपॉर्टेंट टेस्ट बता रहा है वही पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका वही टॉपिक्स आता है, जो अभी फ़िलहाल एसबीटी जो बता रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी होता है, जैसे एसएससी जेई में। तो इसलिए अगर आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे सजेशन रहेगा आपको कि आप अच्छे से ये वाला ही कोर्स कर लें। आप एक अच्छी खासी तैयारी कर लेंगे एसएससी जेई की पहले से ही, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता रहेंगी। ठीक है, अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सारा एक ओवरव्यू था इस सब्जेक्ट के बारे में। अब सबसे पहले सॉइल क्या है, सॉइल के बारे में डेफिनेशन जानना होगा। अब तक आप तो सॉइल के इस तरह के ये सब जो टॉपिक होता है ये तो वैसे भी आपको पता होता है कि आपके रियल लाइफ में आप आसपास में देखे हुए होते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करना कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि हम आपको इसको डिफ़ाइन करें कि सॉइल क्या होता है, आपको समझाएं। बस आप टेक्निकली देख लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, किसको सॉइल कहते हैं। वो नहीं जो आपके बगल में रखा हुआ मिट्टी है उसको सॉइल कहते हैं, ये सब जनरल टर्म हो गया। तो इसलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे पूछेगा वो ये नहीं जानना चाहेगा कि सॉइल क्या होता है, वो जानना चाहेगा कि आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है, आप टेक्निकल वर्ड्स कितना यूज़ करते हैं और आप याद रखे हैं कि नहीं रखे हैं। ठीक है, तो अब सॉइल जो है वो क्या है, इसका बहुत सारा मीनिंग है। ये सारी जो हम आपको इंग्लिश नोट्स जो हम आपको पढ़ाएंगे, हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि हम ये सारे टॉपिक्स को आपको एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे हिंदी में। आप उसको सुने और आप जब तक आप स्क्रीन पे देख करके या तो आप पढ़ रहे होंगे या आप नोट्स में बाद में देखेंगे, तो आप जो हम मेरा लेक्चर अगर आप सुने हुए हैं, आपको सारी चीज़ें यहाँ आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिल जाएंगी। हम लेकिन क्या करते हैं कि साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते चले जाते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसे ये इस वर्ड में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी को इस वर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है और वो स्ट्राइक नहीं कर पाता, वो वहीं पे अटके रह जाते हैं कि अब इसके ये समझ में ही नहीं आया। तो वो कई बार साइकोलॉजी हो जाता है कि अब तो ये टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए हम ये वर्ड्स भी साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट नंबर 1 है, 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर है नहीं है। ठीक है, The term soil has various meanings and carries a different sense to different professional groups. प्रोफेशनल ग्रुप्स मतलब क्या कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लेबर है, कोई मिस्त्री है, तो सब सारे लोगों को सॉइल के बारे में पता होता है और सारे लोगों को कुछ ना कुछ डेफिनेशंस पता होता है। आप डॉक्टर को पूछिए तो वो बोलेंगे कि सॉइल होता है जो हमारा अर्थ का टॉप वाला सरफेस है। साइंस पढ़े हैं वो उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। मिस्त्री को पूछिए सॉइल क्या होता है, बोला यही सॉइल है जिस पे हम खड़े हैं। सबका अलग अलग वो है। अब इसको सिविल इंजीनियर कैसे कहते हैं कि सिविल इंजीनियर किसको सॉइल कहेंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल एक मिक्सचर है, किस चीज़ का, मिनरल्स का, रॉक्स का, जो आपको केमिकल या मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक से ऑब्टेन हुआ है। एक बहुत बड़ा सा चट्टान, इसमें केमिकल और मैकेनिकल मतलब हवा से, कभी कोई स्टोन के टकराने से जो छोटा छोटा डस्ट टाइप से पार्टिकल्स आपको गिर करके यहाँ पे गिरना शुरू हुआ, उसके बाद फिर जैसे हवा चला तो ये थोड़ा सा उड़ करके यहाँ तक आ गया, फिर इस तरह से ऐसे गिरा रहा, फिर ये यहाँ पे रखा है, अब वो 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, करते 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 वो स्टोन का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसमें केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरह का एक्शन होते 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 कभी ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो जा रहा है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जा रहा है, कभी उसके ऊपर कोई और लोड आ करके खड़ा हो जा रहा है, फिर वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर जा रहा है। तो ये सब बन करके लास्ट में जो एक मिक्सचर तैयार हुआ, जो हम लोगों के अर्थ के सरफेस के टॉप लेयर्स में जो मिलता है, जो लिथोस्फीयर है हमारा, उसका जो टॉप वाला पोर्शन में जो हम लोगों को एक्सेस क्वांटिटी में मिलता है, वो है हम लोगों का सिविल इंजीनियरिंग के लिए सॉइल, और ये है उसका डेफिनेशन। ठीक है, एग्जाम में जब पूछता है कि व्हाट डिफाइन सॉइल, और साथ में ये पूछेगा डिफाइन सॉइल और साथ में कुछ और चीज़ पूछ लेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग पूछ लेगा फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको या तो आप सिर्फ ये वाला लिखें, क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर 4 मार्क्स का है
और आपको पता है कि इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट पूछा है वो लेंदी है, अगर आपको वो एक्सप्लेन करना है तो फिर सिर्फ डेफिनेशन को यहाँ से यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आपको लगता है, डाउट होता है, जैसे कि अगर ये वाला थ्योरी जो आप नेक्स्ट वाला लिखेंगे इसके साथ जो भी चीज़ पूछेगा अगर वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है तो फिर इसको यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए, ताकि डेफिनेशन का भी अपने आप में 1 या 2 मार्क्स आपको पहले ही मिल जाए। वो ये डेफिनेशन देखे, ये टर्म आपको लिखा हुआ देखे, ये IS कोड जो है अभी हम बताएंगे क्या होता है, ये आपको इस तरह से देखे कि इसका क्या डेफिनेशन है, आपको वहाँ टिक करे, 2 मार्क्स यहीं पे दे दे और सेकंड वाले पार्ट का फिर आपको 2 मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से 4 मार्क्स की थ्योरी में 4 मार्क्स पूरा लिया जा सकता है। कंडीशन कि आप सारी चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट अलग अलग अच्छे तरीके से लिखें। ठीक है, हम जब आपको ये पढ़ाएंगे तो आपको आगे जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे तो हम आपको बताते भी जाएंगे कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से उसको लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। और आपका ये जो नोट्स होगा मेरे हिसाब से आपका यही सफिशिएंट हो जाएगा। आप इसको ही अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो इसमें हम बहुत ही अच्छे से और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम इसके अंदर लिखें, जो आप पूरा का पूरा SBT के अंदर अगर आप लिख देंगे तो फिर आपका जो एग्ज़ाम का जो मार्क्स का जो एक क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से नोट्स लिखा होना चाहिए वो आपको इसमें सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया सिविल इंजीनियरिंग में। अब क्या है कि अब एक बुक आता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। अगर आप और सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ रहे हैं तो फिर आप वहाँ पहले देख चुके होंगे इस डिस्कशन को, लेकिन हम फिर भी आपको समझा देते हैं। अगर आप सिर्फ जियो टेक्निकल पढ़ रहे हैं हमसे और आप और कोई पेपर नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, ये नाम आप पहली बार देख रहे होंगे अभी 3rd सेम में। अभी तक आपको जियो टेक्निकल में मिलेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले पेपर में मिलेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के पहले जो हम लोगों के यहाँ कंस्ट्रक्शन होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कराती थी, उनकी यहाँ सरकार थी, वो उनके जो भी रूल्स, जो टेस्ट वगैरह होते थे, जो सारा डेटा होता था वो उनके पास होता था। वो उसका एक किताब बना के रखते थे इंग्लैंड में, जब आप अपने कंट्री में वो उसका एक बुक बना के रखते थे, उसको बोलते थे ब्रिटिश कोड। ब्रिटिश कोड का मतलब ये था कि ये एक बुक का नाम है। अब उस बुक में क्या है कि रोड बनाना है तो एक ब्रिटिश कोड है उसका, अब सब तो ब्रिटिश ही कोड है, रोड बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, सीमेंट बनाइए, बालू बनाइए, जो भी बनाना है सब तो ब्रिटिश कोड को ही फॉलो करेगा। तो वो सबका क्या किया, अलग अलग नंबर दे दिए ताकि याद रहे, एक जगह पे डेटा रख ली। जैसे 42 अगर कोई बुक आ गया तो 42 में क्या है, बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन है, तो उन लोगों को याद रहता है कि 42 मतलब बिल्डिंग। फिर उसके बाद एक बुक आ गया 52, इसका मतलब क्या है, इसमें रोड का डिस्कशन है। क्या है वो डिस्कशन कि कौन सी चीज़ें मिनिमम कितनी देनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी देनी चाहिए, अगर कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी एक अप्रूव्ड क्वालिटी कैसा होना चाहिए, कि किस तरह का मटेरियल अप्रूव हो जाएगा, किस तरह का मटेरियल अप्रूव नहीं होगा। ये सारे डेटा कहीं से मिलेंगे। अभी आपको बोला जाएगा रोड बनाना है, अब रोड का आपको अगर कोई बता दे कि मिनिमम थिकनेस जो है वो आपका मान लेते हैं कि आपका 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, अगर IS कोड ऐसा कहता है, और 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि रोड का थिकनेस 20 to 50 के बीच में होना चाहिए। अब डिपेंड करता है, लोड कम होगा तो 25 देंगे, लोड ज़्यादा होगा तो 45 देंगे, ये हो सकता है लॉजिक। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप 8 सेंटीमीटर का ही रोड बना दिए सिर्फ थिकनेस, तो आपको अब क्या है, आप IS कोड को फॉलो नहीं किए। अब जैसे ही इसके ऊपर व्हीकल जाएगा, रोड बना हुआ है नया नया लेकिन पहले ही दिन टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, इसका टेस्ट हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद इसका टेस्ट हुआ, इसका एक डेटा तैयार हुआ कि 8 वाला पास नहीं हुआ, 10 वाला भी पास नहीं हुआ, 12 वाला भी पास नहीं हुआ, तो 20 वाला पास हो गया, जैसे आपको कार के नीचे। फिर उसके बाद आपको ट्रक वगैरह से टेस्ट किया गया तो पता चला 50 वाला भी पास हो रहा है, लेकिन 60 वाला जो है लगा कि 50 और 60 में कोई फ़र्क नहीं है, फिर 50, 60, 70 में भी कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 देना है, उससे ज़्यादा देंगे दे सकते हैं, पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये सारे टेस्ट करते करते क्या हुआ, एक सेट ऑफ डेटा तैयार हुआ, मिनिमम का, मैक्सिमम का, थिकनेस का, हाइट का, लेंथ का, हर तरह की चीज़ों का, जो जो चीज़ें रोड में, बिल्डिंग में, डैम्स में जो यूज़ हो सकती है, इसको ही कहते हैं, ये जो डेटा है ये डेटा इन किताबों में लिखा रहता है। और ये एक इंजीनियर को पता होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट क्या पता होना चाहिए कि कौन से वाले किताब से जा कर के देखेंगे जो पता चल जाएगा। तो किताब देखना एटलीस्ट आना चाहिए। अब आप लोगों को अभी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में फ़िलहाल कोर्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी को भी बीटेक में भी जब रहते हैं तो कोर्स के अंदर जा कर के जियो टेक्निकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके सारे क्राइटेरिया जब हम आपको जैसे पढ़ाएंगे, अभी डेफिनेशन बताए तो आपको यहीं पे कोड का डेफिनेशन बता दिए।
एग्ज़ाम में भी कोड्स वगैरह की ज़रूरत इस तरह के पेपर में नहीं पड़ेगी। किस में पड़ेगी? आपको आरसीसी पेपर में पड़ेगी, आपको स्टील पेपर में पड़ेगी। इसमें जो डेटा लिखे होते हैं उस डेटा को याद नहीं करना होता है डिप्लोमा या बीटेक में, ये हमेशा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे जैसे कई बार इंपेरिकल फार्मूलाज हैं तो वो तो आप याद कर लेंगे, लेकिन अगर कोई फार्मूला ऐसा है जिसमें साथ में 2 टेबल की ज़रूरत है, वो 2 टेबल नहीं होगा तो वो फार्मूला से वैल्यू नहीं निकलेगा। तो एग्ज़ाम में वो 2 टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में वो 2 टेबल तो एडजस्ट हो नहीं पाता है कई बार। तो इसलिए आपको कई बार क्या होता है कि इस तरह से आईएएस कोड बुक जो है वो आरसीसी और स्टील वाले पेपर में एग्ज़ाम में ले जाने दिया जाता है साथ में, कि इसको लेके जाइए, इसको यूज़ कीजिए, इससे डेटा लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। वो डेटा याद कभी, जो आईएएस कोड में जो जो चीज़ लिखा है वो कभी याद नहीं करना है, ठीक है। ये जैसे थ्योरी लिखा है, ये थ्योरी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में, ये थ्योरी जो है आपको एग्ज़ाम में अगर पूछ रहा है तो आप अपने इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेफिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं करके आप ये भी बता सकते हैं कि आईएएस कोड क्या कहता है। सिविल इंजीनियरिंग में तो ये कहते हैं इसको, आईएएस कोड क्या कहता है वो भी बता सकते हैं। अब आईएएस कोड जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड वाला कोर्स है। वही सारे डेटा जो ब्रिटिश लोग रखते थे अब इंडिया के पास भी अब आने लगा, इंडिया उस डेटा को रखने लगे, वो कहलाया आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोर्स। अब इसका भी कुछ नंबरिंग होगा, तो इन्होंने नंबरिंग किया, जैसे कुछ 4 डिजिट के 3 डिजिट के नंबर्स देना शुरू किए, और किस साल वो लास्ट अपडेट हुआ है वो यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। अब जियोटेक्निकल के लिए आपको लास्ट जो है वो 1972 में ही कोड अपडेट हुआ है, उसके बाद से अभी अपडेट आपका नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद जो जितना भी रिसर्च होना था वो इस समय ही हो गया। मैक्सिमम डेटाज यहीं पे अवेलेबल है। अब मिट्टी में कुछ ऐसा तो है नहीं कि ये नया मिट्टी कहीं से आ गया है, मिट्टी तो वही है जो हम लोगों के अर्थ में मिलियन ईयर्स से अवेलेबल है। तो इसलिए उसके बाद कोड जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है। आपको बस ये याद रखना है कि 2809 ये आपका कोड है एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए, अदरवाइज आपको ये भी नहीं याद रखना है। हम लोग भी नहीं याद रखते हैं कि जियोटेक्निकल में कौन सा कोड यूज़ किया जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है गूगल करते हैं और नंबर निकाल लेते हैं कि कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं ताकि अननेसेसरी का डेटा सब नहीं याद रखिएगा। अब आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखिए कि अच्छा मान लीजिए आपको एग्जाम में ये नहीं याद आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, आप सिर्फ लिख दीजिए एज पर आईएएस कोड्स। आईएएस कोड जो है जियोटेक्निकल का वो क्या कहता है, आप वो कहकर भी आगे डेफिनेशन जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, एज पर आईएएस कोड्स या इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, सॉइल इज द सेडिमेंट्स और अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। सेम चीज़ जो आप यहाँ ईजी लैंग्वेज में लिखे पढ़े थे, वही चीज़ को यहाँ थोड़ा क्या किया, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर दिया। सेडिमेंट्स मतलब वही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हम आपको समझाए, और अदर अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जो एक साथ जमा होते हैं, अनकंसोलिडेशन का मतलब है कि जो अभी कंप्रेस नहीं हुए हैं पूरी तरह से, जो अभी लूज स्टेट में अवेलेबल हैं, वही सारे चीज़ों का मिक्सचर जो है वही तो आपका सॉइल कहलाया था ना। अब इसमें क्या हम लोग यहाँ पढ़े थे कि मिनरल्स का मिक्सचर है, मिनरल्स के साथ रॉक का, यहाँ पे मिनरल्स नहीं यूज़ करके अनकंसोलिडेटेड एक्यूमुलेशन लिख दिया। तो इसलिए ये थोड़ा क्या टेक्निकल आपको हो गया। किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का कैसे प्रोड्यूस हुआ, फिजिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ये तो हमेशा वही रहेगा क्योंकि सॉइल बना ही है रॉक के फिजिकल एंड केमिकल उससे डिसइंटीग्रेशन से। अब फिजिकल को यहाँ नहीं लिख करके मैकेनिकल वर्ड यूज़ कर दिया, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ सॉइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इस पेपर का नाम क्यों पड़ा, या सॉइल मैकेनिक्स इसका नाम क्यों पड़ा। अब आप इस पेपर में क्या कर रहे हैं, सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये सॉइल के ऊपर आप चाहे तो रोड बना लीजिए, चाहे तो आप बिल्डिंग बना लीजिए, या फिर आप रिटेनिंग वॉल बना लीजिए, ब्रिज बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आप इन सब के ऊपर हो सकता है 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपीस आप खर्च कर देंगे, लेकिन अगर सॉइल ही वहाँ का कमज़ोर निकला और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका अगर वहाँ पे फेल हो गया, स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना हुआ है लेकिन वो साथ साथ सॉइल के आपके स्लाइड कर गया, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसका मतलब है कि आप हाईवे इंजीनियरिंग पढ़िए, आप आरसीसी पढ़िए, आप सॉइल मैकेनिक्स में भी आगे रिटेनिंग वॉल पढ़ेंगे, या ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़िए, आप कोई भी पेपर पढ़िए, आप अल्टीमेटली आने वाले हैं सॉइल के ऊपर ही, क्योंकि इस पूरे अर्थ पे आपको एबंडेंस में क्या अवेलेबल है, इस सरफेस पे एबंडेंस में क्या अवेलेबल है, इस तरह से लेयर्स बाय लेयर्स आपको मिट्टी अवेलेबल है, सॉइल। अब ये सॉइल अलग अलग नाम से हो सकता है, अलग अलग प्रॉपर्टी का हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो आपका सबसे पहला काम, जब आपको यहाँ पे एक इस तरह से बिल्डिंग बनाना है, तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि इस एरिया को जा कर के आप स्टडी करेंगे।
आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सॉइल है ये आपका किस तरह का सॉइल है, उस सॉइल का आपका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाटर टेबल वहाँ पे कितने हाइट पे अवेलेबल है, उस वाटर टेबल के होने से आपके सॉइल का वहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रेंथ कितना है। हो सकता है यहाँ पे वाटर टेबल कुछ ऐसा हो और आगे जाकर के वाटर टेबल कुछ ऐसा हो दूसरे एरिया में। तो यहाँ पे वाटर टेबल इतना नीचे है, हो सकता है यहाँ पे लोड कैपेसिटी जो होगा उठाने का वो ज़्यादा होगा सॉइल का, और यहाँ वाटर टेबल ऊपर है तो लोड कैपेसिटी थोड़ा सा आपका नीचे होगा। तो ये चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, साइट पे जाकर के इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पढ़ाई है जिसको आप एक तो जब आप हायर एजुकेशन लेते हैं, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो आप जब सॉइल वाले फील्ड में जाके करेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती है। डिप्लोमा में तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है आपका जो जिससे आपको एसएससी जेई के क्वेश्चंस ठीक ठाक से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर टेक्निकल पढ़ाई की बात की जाए तो अभी ये बहुत दूर तक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर इसलिए सॉइल मैकेनिक्स हो जाता है क्योंकि सारे चीज़ें, सारे सब्जेक्ट जो आप बना रहे हैं एक्चुअली में वो सारा आ रहा है मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर। तो सॉइल के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इसलिए इस पेपर को कहा जाता है सॉइल का मैकेनिक्स। जैसे आप मटेरियल यूज़ करते थे, रेक्टेंगुलर सेक्शन यूज़ किए, प्रिज्मेटिक सेक्शन यूज़ किए, तो आप उसका क्या जानते थे, उसका बिहेवियर जानने की कोशिश करते थे। वो सब्जेक्ट क्या कहलाता था, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। आप उसमें टॉर्जन फोर्स लगा के चेक कर लिए, इस तरह से आप बहुत सारा चीज़ कर लिए। आपको क्या पढ़े, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेंडिंग पढ़ लिए, टॉर्जन पढ़ लिए। उसके बाद आप आ गए मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में, आपका बिल्डिंग में आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप बेंडिंग मोमेंट चेक कर लिए, स्टिफनेस निकाल लिए, रोटेशन निकाल लिए, ये सारी चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। ये क्या निकाले आप, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर निकाले कि स्ट्रक्चर का बिहेवियर कैसा होगा। वैसे ही अब आप पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स कि सॉइल का बिहेवियर कैसा होगा। तो चैप्टर नंबर 2 से आपका स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल वाला सॉइल मैकेनिक्स। इसलिए हम चैप्टर नंबर 1 को बहुत लेंदी नहीं करेंगे, बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, ये कहीं ना कहीं काम ही आएगा। और या नहीं तो आपको इस पेपर को समझने में काम आएगा, क्योंकि हम आपको ये जितना भी लेक्चर दे रहे हैं ये सारा हम आपको वही चीज़ें समझा रहे हैं जो हम आगे कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस की तरह से यूज़ करेंगे। अभी जब आपको ये सिखाए कि आप ये रोड बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये सारे सॉइल के ऊपर बनाएंगे, आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिए कि पानी का लेवल हर जगह पे अलग अलग वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है नीचे आपका एक्वीफर आपका कहाँ पे अवेलेबल है, कितना वाटर आपको वहाँ पे अवेलेबल है, उसके वजह से आपके सॉइल में कितना वाटर कैपिलरी से राइज होकर के आपके सॉइल में होल्ड है, उसके वजह से आपके सॉइल में एक्चुअल लोड उठाने का कैपेसिटी कितना है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि बातें टेक्निकल होती चली जा रही है। अब इसका मतलब आगे कुछ फॉर्मूलाज भी इससे बनने लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करना कहलाता है इन्वेस्टिगेशन। और ये इन्वेस्टिगेशन वर्ड पे हम इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप पढ़ते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसका मतलब है इस सॉइल के बारे में, जियो के बारे में आपको जो टेक्निकल पढ़ाई करनी है, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस करके आपको कुछ रिजल्ट्स निकालने हैं और देखना है कि सिविल इंजीनियरिंग में वो किस तरह से सुटेबल बैठ सकता है। इस स्टडी को कहते हैं हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये टोटल स्टोरी बताने का मतलब ये था कि हम आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन बता रहे थे। अब आपको अगर पूछता है एग्जाम में कि डिफाइन सॉइल एंड व्हाट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, या फिर हाउ सॉइल इज यूज्ड इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, तो आपको आखिर ये 2 मार्क्स का भी अगर थ्योरी पूछता है किसी और क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके, या फिर आपका जो ये यूनिट नंबर 1 है जो आपका, ये बेसिकली क्या है, ये आपको डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और फील्ड एप्लीकेशन, ये 3 चीज़ों का ही आपका यूनिट है। तो इसमें आपको अगर ये 4 आवर का इसका आपको एक पार्ट बताया गया कि 4 आवर में ये लेक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए जनरली। आखिर इस यूनिट 1 से अगर क्वेश्चन पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछने का फिलहाल कोई ऑप्शन बनता नहीं है, तो इससे क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पूछेगा। और थ्योरी पूछेगा तो ये 2 से 4 मार्क्स के बीच में थ्योरी हो सकता है, या तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक चीज़ पूछेगा इसमें, और 2 मार्क्स किसी और यूनिट से पूछ के एक क्वेश्चन बना देगा 4 मार्क्स का, या तो टोटल 4 मार्क्स का इसमें से कोई एक थ्योरी पूछ लेगा। 6 का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो सिर्फ एक आपका इंट्रोडक्शन है एक तरह से जियो टेक्निकल का, ठीक है। तो ये आपको इसका मतलब है कि ये 3 टॉपिक्स जो है आपको सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस की तरह से इस यूनिट को पढ़ जाना है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप डेफिनेशन पढ़ लिए कि सॉइल क्या होता है, टेक्निकली भी आप उसको डिफाइन कर लिए। अब आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ लिखना होगा। अब हम आपको जितना चीज़ एक्सप्लेन किए, आप इस लाइन को पढ़िए और आप देखिए कि सारी चीज़ें यहाँ पर वही लिखी हुई हैं। आपको
Geotechnical engineering is the branch of civil engineering concerned with the engineering behavior of earth materials. अर्थ का मटेरियल क्या है? सॉइल. बेसिकली आप यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं कि सॉइल का आपका इंजीनियरिंग बिहेवियर जो होगा वो हम लोग स्टडी करेंगे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, समझा चुके थे. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेटिंग एग्जिस्टिंग सब सरफेस कंडीशन एंड मटेरियल्स. जो सब सरफेस मतलब क्या होता है कि सरफेस के नीचे, इसको सरफेस कहते हैं. सब सरफेस मतलब ये वाले जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका कंडीशन और इस मटेरियल के बारे में कि किस तरह का सॉइल है, कहाँ पे कैसा सॉइल है, उस सॉइल से क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर. असेसिंग रिस्क पोज्ड बाय साइट कंडीशंस. रिस्क चेक करते हैं कि किस जगह पे सॉइल के किस बिहेवियर को हम रिस्की बोलेंगे. जैसे कि आपका सॉइल फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से है, अब यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ बनाना है तो आप यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए एक बिल्डिंग ऐसे बनाना है तो आप इसको रिस्की बोलेंगे. क्यों? क्योंकि इस लोड की वजह से ये पोर्शन जो है इतना ये स्लाइड होकर के नीचे गिर सकता है, जिसको हम लैंड स्लाइड बोलते हैं. तो ये चीज़ हुआ रिस्क कंडीशन. ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलेगा कि आपको ये कितने एंगल पे अवेलेबल है. तो ये सब एंगल का फिर स्टडी आएगा आगे में. इसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, मतलब स्लोप आपका स्टेबल है कि नहीं है. भले आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन ये सारी पढ़ाई जो आएगी ये किसके अंदर आएगी? जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर आएगी. डिज़ाइनिंग अर्थवर्क्स एंड स्ट्रक्चर फाउंडेशंस. कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे रिटेनिंग वॉल बना रहे हो, चाहे बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसका फाउंडेशन में जो स्टडी होगा, जो आप फाउंडेशन निकालते हैं किसी भी चीज़ का, आप बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग के लिए आप सबसे पहले नीचे एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, स्क्वायर शेप हो, रेक्टेंगुलर शेप हो, कुछ भी. तो वो फाउंडेशन किसके ऊपर रखे? मिट्टी के ऊपर रखे हैं. तो सबसे पहले फाउंडेशन निकालने के लिए जो क्राइटेरिया होगा वो होगा कि मिट्टी का प्रॉपर्टी क्या है, जो आप आगे आरसीसी में पढ़ेंगे भी कैलकुलेशन में. तो वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जियोटेक्निकल के वो पार्ट है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का. ठीक है. एंड मॉनिटरिंग साइट कंडीशंस, अर्थवर्क एंड फाउंडेशन कंस्ट्रक्शंस. बेसिकली आपका साइट का कंडीशंस को स्टडी करना है, ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है. अर्थवर्क के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, ये सारे की जो पढ़ाई है यही जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है. ठीक है. अब इसी को थोड़ा सा और लेंदी एक तरह से इलेबोरेट कर दिए. पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकते हैं. यूनिट 1 है, सारा स्ट्रेस यहीं पे नहीं दे देना है. 4 मार्क्स के लिए बनाने के लिए कि 4 मार्क्स का फील आए, क्योंकि कॉपी पे अब आप क्योंकि एसबीटी के स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा फोकस में रखते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको थोड़ा हम और इलेबोरेट कर दिए. ये सारे वही चीज़ें जो अभी हम आपको, जो हिंदी में जनरल लैंग्वेज में जो हम आपको समझाए, आप इसको पढ़िए. ए टिपिकल जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बिगिंस विद साइट इन्वेस्टिगेशन. आपको अगर बिल्डिंग बनाना है या कुछ भी बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे? आप साइट पे जाएंगे, जाके सॉइल का टाइप को देखेंगे, समझेंगे. फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं. फिर वो टेस्ट करके आप कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे. ये सारा क्या है? साइट का इन्वेस्टिगेशन है. समझा चुके थे. रॉक फॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन. फॉल्ट मतलब है कि आपका अर्थ का जो आप देखते हैं, जो आपका अर्थ एक्चुअली क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स में आपका डिवाइडेड है. टेक्टोनिक प्लेट्स अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका ये एशिया है कुछ ऐसा. ठीक है. आपका फिर यहाँ पे अफ्रीका है ये ऐसा. ठीक है. नीचे यहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलिया है. फिर आपका इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया इस तरह से. फिर साउथ अमेरिका हो गया इस तरह से. तो ये जो इतने सारे आप जो मासेस देखते हैं, समुद्र के अलावा, ओशियंस के अलावा जो ये लैंड मासेस है, आप कह सकते हैं कि इसी लैंड मास को, ऊपर से तो आप कंट्री बोल रहे हैं सारे को, अलग अलग कंट्री डिवाइड करके, ये बेसिकली अर्थ के नीचे में क्या है? ये सारे आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए तो हैं. एशिया और अफ्रीका आप देखेंगे तो दोनों के बीच में आपका ओशियन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नीचे जो ओशियन का बेड है उससे तो ये कनेक्टेड है. तो बेसिकली ये सारे क्या है? एक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग टाइप के. और जहाँ पे ये दो प्लेट का जॉइंट आता है, उस जॉइंट को हम लोग कहते हैं फॉल्ट. जहाँ पे ये वाला जो प्लेट है ये इससे आके जुड़ रहा करके, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और ये तीनों जो आपस में सटे हुए हैं एक तरह से, ये हम एक ऐसा बना दिए, इसके बगल में एक ऐसा बना दिए और इसके बगल में फिर कुछ ऐसा बना दिए. तो ये तीन स्ट्रक्चर क्या आपस में सटे हुए हैं. तो ये जो आप गैप देख रहे हैं या ये एक लाइन जो देख रहे हैं आप कनेक्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट. ये फॉल्ट जहाँ पे होता है तो कहा जाता है कि कभी भी बिल्डिंग ऐसा मत बनाइए जब फॉल्ट रहे तो, क्योंकि ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है. मान लीजिए इस प्लेट को मूव करना हुआ और ये नहीं मूव करने वाला है, तो अननेसेसरी ये बिल्डिंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो फॉल्ट्स के जगह पे कहा जाता है कि अगर ये आपका एक प्लेट है,
ये एक प्लेट है, तो बिल्डिंग अगर फॉल्ट है, अगर टेस्ट कर लीजिए पता चल जाएगा कि वहाँ पे फॉल्ट है, तो या तो बिल्डिंग या तो अवॉइड कीजिए और या फिर आप बिल्डिंग को कुछ इस तरह से बनाइए ताकि ये प्लेट जब इधर मूव करे, ये प्लेट जब इधर मूव करे, तो भले बीच में गैप आ जाए लेकिन बिल्डिंग्स अननेसेसरी का डिवाइड ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली यही सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं, और ये सारे में जो चीज़ें लिखी हैं यही आपके आगे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे हम लोग करने वाले हैं इसको। भले डिप्लोमा में नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, बीटेक में जाके करेंगे, मगर सॉइल मैकेनिक्स क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये इसी तरह से आगे बढ़ता चलता है। ठीक है, तो हम लोग सॉइल के बारे में आधा घंटा में टोटल क्या किए, इंट्रोडक्शन एक तरह से डिस्कस कर लिए। अब सॉइल के जल्दी जल्दी आ जाते हैं, अब इस यूनिट को कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। अब आपको है इंपॉर्टेंट कि सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंपॉर्टेंस बता दीजिए, और सॉइल को आपका कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आप बता दीजिए, उसका कि यूज़ एक तरह से आप समझा दीजिए, प्रैक्टिकली आप उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब सॉइल का इंपॉर्टेंस कैसा है, सॉइल का इंपॉर्टेंस दो तरीके से है। सॉइल को आप एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह से बात कर लीजिए कि ये अगर सॉइल को यूज़ करके अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो ये एक चीज़ हो सकता है, या सॉइल के ऊपर कुछ बनाते हैं तो वो एक चीज़ हो सकता है। अब सॉइल को यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं रिटेनिंग वॉल, ठीक है, और सॉइल के ऊपर आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं बिल्डिंग। सॉइल को यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं डैम, और सॉइल के ऊपर आप क्या बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं। तो आप बेसिकली देख रहे हैं कि आप दो पार्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि आपका सॉइल है वो या तो सॉइल को यूज़ कीजिए जैसे आप सीमेंट और कंक्रीट को यूज़ कर रहे थे, और या फिर आप क्या कीजिए सॉइल के ऊपर कुछ बना लीजिए। तो सॉइल को आप इंपॉर्टेंट जो है दो तरीके में आप डिफाइन कर सकते हैं। ब्रॉडली अगर कहें कि दो तरीके से हम सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं। पहला बोल सकते हैं कि सॉइल मेरा एक अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो यहाँ भी लिखा हुआ, हम पढ़ देते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि सॉइल मेरा एक अच्छा फाउंडेशन मटेरियल भी है, सॉइल के ऊपर भी हम बिल्डिंग बना सकते हैं और सॉइल को भी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ बनाने के लिए। ये दो आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, अगर ये पूछा इंपॉर्टेंस तो 4 मार्क्स का रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि इसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन मार्क, इसमें पहले कह सकता है डिफाइन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, या फिर डिफाइन सॉइल, कोई भी चीज़ एक छोटा सा पूछ लेगा, डिफाइन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह से मिला के बना सकता है। कह सकता है डिफाइन सॉइल एंड राइट इट्स इंपॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह से बना सकता है। बेसिकली क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए आपको कि पूछ क्या रहा है, आंसर उसका यही है सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉइल का हम और कुछ करते ही नहीं है। ये कोई हम नहीं बना रहे हैं कि हम डैड सर जो है ये इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, नहीं, सॉइल का आपका काम ही दो तरीके का है, या तो उसको यूज़ करके कुछ बना लो या उसके ऊपर कुछ बना लो। ठीक है, अब एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सॉइल को आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जगह पे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपका इमेजिनेशन यहाँ पे काम आएगा, जितनी देर में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि सॉइल को यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हैं। और दूसरा पार्ट में जब जाएंगे उससे पहले आप सोच के रखिए कि सॉइल को आप फाउंडेशन, अगर सॉइल के ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं तो क्या क्या बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखी दी हैं, अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, अब एक एक करके रीडिंग दीजिए। सॉइल इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली पूरे अर्थ पे सॉइल ही सॉइल अवेलेबल है। इट इज़ सीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लेई सॉइल चेंजेस आफ्टर एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। क्लेई मिट्टी जिसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं चिकनी जो मिट्टी होती है जिसके पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। आप एक सॉइल को उठाए और वो हाथ से आपके बालू की तरह स्लिप करके नहीं निकल जाए, पूरा का पूरा एक मास आपके हाथ में आ जाए और उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक आपस में चिपके हुए हैं, उस तरह के सॉइल को क्लेई सॉइल बोलते हैं, क्ले बोलते हैं बेसिकली। तो क्लेई सॉइल जो है वो क्या है, उसमें पानी जब मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया तो कुछ अलग बन जाएगा, कम हो गया तो अलग बन जाएगा। उसको यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ, ईंटा बनाने के लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक स्टेट में रहता है, पानी मिलाते हैं प्लास्टिक हो जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ शेप दे देते हैं ईंटा का और उसके बाद उसको हीट कर देते हैं, बेक कर देते हैं, एक तरह से फायर में पका देते हैं और आपका क्या तैयार हो जाता है, ईंटा तैयार हो जाता है। तो आप सॉइल को यूज़ किए किसके लिए, ब्रिक्स बनाने के लिए, पहला आपको चीज़ मिला। उसके बाद आपको इट इज़ चीप एंड यूजफुल कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज फॉर हाउसिंग, रोड्स, रेलवे, एम्बैंकमेंट एक्सेट्रा। आप अपना घर बनाते हैं,
प्लिंथ लेवल आप बनाते हैं, जैसे आपका रोड है, रोड से आप थोड़ा सा 3 फीट ऊंचा आप अपना घर बनाते हैं, घर का जो ग्राउंड फ्लोर होता है रोड से 2-3 फीट आप ऊपर रख देते हैं। अब वो जो 2-3 फीट आप ऊपर रखे उसमें आप क्या भरते हैं, तो ज़्यादा जो अमाउंट में भरते हैं वो आप मिट्टी भरते हैं। और फिर जब मिट्टी को एक डिज़ायर हाइट तक पहुंचा देते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, फिर आप उसके ऊपर से एक फ्लोरिंग कर देते हैं, फिर आप टाइल्स मार्बल वगैरह सब लगा देते हैं। लेकिन आप टाइल्स मार्बल से तो पूरा फ्लोर को नहीं भर दिए 3 फीट को, आप स्टोन एग्रीगेट से तो पूरा नहीं भर दिए, क्योंकि वो कॉस्टली होता है और कम भी मिलता है, हर एरिया में नहीं मिलता है। सॉयल आपको आपके पड़ोस में मिल जाएगा, आप वहाँ से सॉयल लेके आएंगे, अपने घर में यूज़ कर लेते हैं। जो आप एक्सकेवेट किए हुए रहते हैं आप उसी वाले सॉयल को वापस भर लेते हैं। तो आपको ये कहाँ यूज़ हो जाता है, आपको बिल्डिंग्स वगैरह में, रोड्स वगैरह में, साइड में अगर आपको शोल्डर वगैरह देना है तो आप मिट्टी का यूज़ करते हैं। ये सारा क्या है, यूज़ है सॉइल का भी। हम आपको पहला कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह से बता रहे हैं सॉइल। अब परवियस और इम्परवियस सॉइल, एक जिससे पानी पास हो सकता है आसानी से, एक जिससे पास हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट से। इम्परवियस सॉइल का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि पानी कभी भी पास नहीं हो सकता है। सॉइल मैकेनिक्स में जब भी आप इम्परवियस सॉइल देखिएगा, इसका मतलब है कि पानी बहुत लेट से पास होगा, इतना लेट कि उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही समझा जाता है। लेकिन हो सकता है, होता है पानी पास, लेकिन बहुत डिफिकल्टी से, वो इम्परवियस है। और परवियस का मतलब है जिससे पानी आसानी से पास कर जाता है। ये दोनों तरह के सॉइल को मिक्स करके हम लोग क्या बनाते हैं, अर्दन डैम बनाते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं थोड़ा सा पानी पर्कुलेट हो और बीच में एक बैरियर दे देते हैं जिससे पानी आर पार ना हो जाए, क्योंकि पानी आर पार होगा तो फिर वो रास्ता बना लेगा, फिर पूरा का पूरा डैम को अपने साथ ले जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, परवियस और इम्परवियस दोनों तरह का सॉइल को मिक्स करके हम लोग अपना वो बनाते हैं, अर्दन डैम बनाते हैं। तो ये सारा क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह से आप सॉइल को किस तरह से यूज़ करते हैं। अब फाउंडेशन की तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब उसके पहले एक थोड़ा सा एक ये डायग्राम देख करके समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली क्या होता है, घर हम लोग किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि यही कहानी आगे एक बेस का आपका एक तरह से बेस तैयार करेगी। आप देख पा रहे हैं कि एक घर बना रहे हैं, दो तरीके से आपको घर बने हुए हैं। एक घर है जिसका ये वाला जो है ये आपको फाउंडेशन बनाया गया है, ठीक है। और एक घर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये फाउंडेशन है, लेकिन ये क्या है, ये नीचे से आपको इस तरह से सपोर्ट किया गया है। एक्चुअली हम लोग जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ेंगे बट आगे अभी थ्योरी में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ेंगे, तो हम फिलहाल आपको बता देते हैं। दो टर्म होता है, एक होता है शैलो फाउंडेशन और एक होता है आपका डीप फाउंडेशन। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए, ज़्यादा लेक्चर बचा नहीं है। शैलो फाउंडेशन मतलब वो फाउंडेशन जो आपको अर्थ के अंदर, आपका ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ये वाला आप देख पा रहे हैं जो हल्का सा पर्पल में है आपका, ये नॉर्मल आपका ग्राउंड है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा एक्सकेवेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक्सकेवेट करते हैं और फाउंडेशन बनाते हैं और अपना घर खड़ा कर देते हैं, जो जनरली हम लोग आप अपने एरिया में देखते होंगे, वो सारा क्या होता है, शैलो फाउंडेशन होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि सॉयल जो है आपका स्टार्टिंग के कुछ मीटर्स जो है वो बहुत लूज़ होता है, या इस प्रॉपर्टी का होता है कि उसमें अगर हम अपना बिल्डिंग बनाएंगे तो वो बिल्डिंग बनने के साथ साथ ही थोड़े दिनों में ही उसमें कुछ ना कुछ सेटलमेंट आ जाएगा। जैसे आप बिल्डिंग बनाए, मान लीजिए कुछ यहाँ तक, इस तरह से आप फाउंडेशन दिए, ऊपर से बिल्डिंग बनाए। अब क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए लूज सॉइल है, तो ये बिल्डिंग इधर से क्या हो, जैसे इधर से लूज सॉइल यहाँ पे ऐसे है, तो ये जो फाउंडेशन है हो सकता है ये कुछ ऐसा करके टिल्ट हो जाए, तो फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे टिल्ट होगा, फिर अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। इसका मतलब है कि सॉयल का फाउंडेशन मटेरियल के तरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको फाउंडेशन कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये किस पे डिपेंड करता है कि सॉयल किस टाइप का है। तो सॉयल हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे 3 टाइप का। पहला हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट सॉयल, क्या होता है समझा देंगे अभी। दूसरा पढ़ेंगे फर्म सॉयल। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बेड रॉक। बेड रॉक क्या है, बेसिकली ये समझ लीजिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्योर आपका जो स्टोन हो गया, चट्टान हो गया, ये हो गया आपका बेड रॉक। मतलब इसमें आप नॉर्मल तरीके से कुछ भी बना लीजिए, कितना भी वेट दे दीजिए, इसमें डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं आने जा रहा है। प्योर आप जिसको आप चट्टान कहते हैं वो आपका हो गया है ये बेड रॉक, ठीक है। एक हो गया आपका बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल। सॉफ्ट सॉइल मतलब वो सॉइल जिसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे कैसे मिट्टी रखा हुआ है, इस तरह से आप एक रोड रोलर ला के यहाँ पे खड़ा किए, इस तरह से आपका रोड रोलर खड़ा हुआ। जैसे ही रोड रोलर चला, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये सॉइल जो है ये ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या, लोड पड़ते के साथ साथ इसमें कुछ ना कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का डेल्टा जो है वो सेटलमेंट आ गया, इंस्टेंटेनियस, तुरंत।
वैसा सॉइल जिसमें ये तुरंत में कुछ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, सेटलमेंट आ जाएगा, इस तरह से ये साइड से फेल हो जाएगा, कुछ भी ऐसा चीज़ जिस सॉइल में लोड पड़ने के साथ साथ आता है, उसको कहते हैं हम लोग सॉफ्ट सॉइल। और सबसे बेस्ट और आइडियल जो कंडीशन होता है वो होता है हम लोगों का फर्म सॉइल। फर्म सॉइल मतलब क्या? फर्म वर्ड आप अगर आप इसको समझेंगे, ऐसा होता है कि स्टेबल, इस तरह से आप कह सकते हैं। स्टेबल इन द सेंस कि इसमें कुछ डिफ्लेक्शन भी होगा लेकिन वो एक बहुत स्मॉल अमाउंट का होगा, परमिसिबल होगा। इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़ीरो। इसमें डेल्टा क्या होगा? लार्ज। और इसमें डेल्टा क्या होगा? विद इन परमिसिबल लिमिट, मतलब बहुत कम होगा। आप मिनिमम कह सकते हैं इसको शॉर्ट में, कि मिनिमम डेल्टा होगा इसमें। तो फर्म सॉइल हम लोगों को ढूंढना पड़ता है अपने ग्राउंड पे, जहाँ पे बिल्डिंग बनाना है वहाँ पे हम लोगों को फर्म सॉइल ढूंढना पड़ता है। और भी अब जैसे मान लीजिए फर्म सॉइल मिला, अब नीचे वेरी फर्म सॉइल भी है, मतलब उसका भी और अच्छा प्रॉपर्टी अगर सॉइल का नीचे है तो हम लोग वेरी फर्म सॉइल ढूंढते हैं। नहीं, अगर वेरी फर्म सॉइल बहुत नीचे है तो फर्म सॉइल ढूंढते हैं। फर्म सॉइल होने से क्या होता है कि आपका बिल्डिंग जो है वो एक लेवल तक आपका स्टेबल कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी इसमें घर बनाना है या कुछ भी बनाना है तो हम लोग बेसिकली ढूंढते हैं फर्म सॉइल। ठीक है, अब ये फर्म सॉइल का लोकेशन कहाँ पे है, वही आपका जो इसको हम आपको भी डिफाइन किए कि आपका शैलो फाउंडेशन और आपका डीप फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअली आपका ये फर्म सॉइल के पोजीशन के हिसाब से ये कहा जाता है। आप ये दोनों डायग्राम देख करके समझ रहे होंगे कि आपका फर्म सॉइल, किसी में लूज सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल, उसके बाद फर्म सॉइल है, फिर वेरी फर्म सॉइल है, और कहीं पे आपका सिर्फ फर्म सॉइल है और फिर इस तरह से वेरी फर्म सॉइल है। डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से वेरी कर सकता है, कहीं पे लूज सॉइल होगा, कहीं पे लूज सॉइल नहीं होगा। तो आपको ये दो रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है कि अगर फर्म सॉइल ऊपर में अवेलेबल है थोड़े डेप्थ पे और इस तरह से कुछ है, तो आप इसको क्या कीजिए, एक्सकेवेट कीजिए। वेरी फर्म सॉइल और फर्म सॉइल को एक्सकेवेट किए, मतलब है कि आप इसके ऊपर घर बना लीजिए। ये वाला पोर्शन जो है ये एक तरह से आपका फिक्स्ड की तरह से बिहेव करेगा, थोड़ा बहुत सेटलमेंट आएगा, वो तो फाउंडेशन में वैसे भी आता है और उसको हम लोग कैलकुलेशन में ध्यान में रखते हैं कि जैसे 25 mm तक का या 50 mm तक का सेटलमेंट आएगा, वो सब हम लोग ध्यान में रखते हैं। इतना ही सेटलमेंट रहे तो फिर ये फर्म सॉइल, वेरी फर्म सॉइल है, ये बेस्ट है आपका बनाने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए अब ये देखिए आपका यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल गया, ये नॉर्मल आपका अर्थ का सरफेस था, आपको वहीं पे फर्म सॉइल, वेरी फर्म सॉइल मिल गया, तो हम लोग जो फाउंडेशन दिए उस फाउंडेशन का नाम पड़ा शैलो फाउंडेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ऐसा होता है कि ये पूरा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये क्या है? आपका सॉफ्ट सॉइल है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर फाउंडेशन बना के छोड़े तो वो पक्का सेटल्ड होगा। ठीक है, अब आप थोड़ा नीचे आना शुरू किए, फिर नीचे आए, आप खुदाई किए, एक्सकेवेशन किए, आपको मिला कि यहाँ पे फॉर्म सॉइल मिलना शुरू हो गया है। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ आने आने तक में हो सकता है फॉर एग्जांपल कि 10 मीटर हो गया हो। अब आप ग्राउंड के नीचे एक्सकेवेट करके चेक कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, प्लेट लोड टेस्ट, ये सब आप उसको टेस्ट कर करके चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे आपका फॉर्म सॉइल है। मान लीजिए आपका ये 10 मीटर यहाँ पे आपका आ गया और 12 मीटर से आपका जो है वो वेरी फर्म सॉइल स्टार्ट हो जाता है। आप चाहेंगे कि आपका जो बिल्डिंग है वो क्योंकि ऊपर कुछ लूज सॉइल है, तो आप फर्म सॉइल के बिल्कुल बॉटम वाले पोर्शन में कुछ यहाँ पे आप अपना फाउंडेशन देना चाहेंगे आइडियली। अब 10 मीटर मतलब लगभग 3 स्टोरी हाइट का बिल्डिंग होता है, 10 मीटर उतना एक्सकेवेट करेंगे फिर फाउंडेशन देंगे, वैसे ही बहुत कॉस्टली हो जाएगा। उतना मिट्टी फिर भरेंगे या मिट्टी एक्सकेवेट करने का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एक्सकेवेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आखिर ये हुआ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन यहीं पे बनाए, जैसा आप नदी में देखते हैं एक तरह से ब्रिज जो आपके बने हुए होते हैं। आप देखेंगे जब आप कहीं भी आप ऊपर से देखते हैं ब्रिज में नीचे की तरफ या साइड से देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका इस तरह से पिलर है जिसको हम लोग पियर बोलते हैं, उसके ऊपर आपका यहाँ पे इस तरह से ब्रिज चल रहा है, ये उसका रेलिंग है, ऊपर व्हीकल्स चलते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से एक चबूतरा दिखाई देता है, चबूतरा कह रहे हैं हम, एक्चुअली वो फाउंडेशन आपको एक दिखाई देता है। और यहीं पे आप देखेंगे कि वाटर का लेवल भी होता है अक्सर, इस जगह पे आपको एक फाउंडेशन सा दिखाई देता है जो आपको लगता है कि ये पिलर का फाउंडेशन है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे अगर इतना पानी है तो ये फाउंडेशन किस पे रेस्ट कर रहा है? ये पिलर तो फाउंडेशन के ऊपर है, ये ब्रिज पिलर के ऊपर है, ये फाउंडेशन किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? यहाँ तो पानी है,
पानी को आप सॉफ्ट सॉइल से कंपेयर कर सकते हैं कि पानी है मतलब डिफ्लेक्शन तुरंत आ जाएगा, सॉफ्ट सॉइल में भी वही कहानी है। तो आप क्या करते हैं कि इसी फाउंडेशन के नीचे से एक कंक्रीट का या आरसीसी का या फिर आपका स्टील का, वुड का, इस तरह से आप एक पाइल यूज़ करते हैं, एक आप कह सकते हैं एक तरह से आप पिलर यूज़ करते हैं, उस पिलर का नाम होता है पाइल। उसको आप क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। कहाँ इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए आपका ये इस तरह से आपका वो ब्रिज का फाउंडेशन है जो आप यहाँ पे देखते हैं। इसके नीचे आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से कुछ डिज़ाइन करके कैलकुलेट करके ये 5 आप उसके नीचे क्या करेंगे, होल बनाएंगे। और होल बना करके इस तरह से जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो आप देख रहे हैं डॉटेड वाला, ये वो पाइल्स है जो इस पूरे फाउंडेशन के नीचे आपको ज़मीन में जा रहा है। अब जहाँ पे हार्ड सॉइल मिला वहाँ पे जाके ये स्टॉप हो गया। फाउंडेशन यहीं बनाए लेकिन नीचे ले जा करके इसको स्टेबल कहीं से होल्ड करवा दिए। अब आपका घर यहीं पे बना हुआ है, तो इस तरह का फाउंडेशन कहलाएगा डीप फाउंडेशन। ये हो गया शैलो फाउंडेशन। तो आपको क्यों ये इतना स्टोरी बताए, ताकि आपको एक आइडिया समझ में आ जाए कि फाउंडेशन में सॉइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और सारी कहानी जो है वो इस फर्म सॉइल और वेरी फर्म सॉइल के ऊपर ही हम लोगों को रखनी है। ठीक है, अब आप इसका थ्योरी पढ़िए कि सॉइल को जब फाउंडेशन में आप यूज़ करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी है। Load of any structure comes on foundation and this further is transferred to the soil below it। किसी भी स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन पे आता है और उसी से नीचे मिट्टी पे ट्रांसफर होता है। अब या तो नज़दीक में ट्रांसफर होगा या तो दूर में ट्रांसफर होगा, डिपेंड करेगा शैलो या डीप। Therefore foundation as well as soil supporting the foundation should be equally strong। आपको फाउंडेशन तो आप कैलकुलेट करके आरसीसी का पेपर पढ़ेंगे, फाउंडेशन कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितना छड़ देना है, कितना साइज का देना है, लेकिन उसके साथ साथ सॉइल भी आपका इसके नीचे का इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, अदरवाइज क्या फ़ायदा वो कैलकुलेशन करने का। ठीक है, सॉइल इज़ यूज इन रोड्स एज सबग्रेड्स। सॉइल को सबग्रेड की तरह यूज़ करते हैं रोड्स में। आपका रोड जब बनता है आप कभी देखेंगे तो वो इस तरह से आपका एक मिट्टी का आपका ढेर लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर में आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका रोड चाहे तो सीमेंट कंक्रीट का है चाहे तो बिटुमेन का है। इस रोड के नीचे कुछ इतने दूर तक कुछ लेयर्स होते हैं जो आप पढ़ते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, जिसको हम लोग कहते हैं सब ग्रैनुलर, सब बेस, बेस कोर्स, ये सारी चीज़ें। इतना को हटा दीजिए, अब हम आपको ग्रीन से बना देते हैं। ये जो आपका पोर्शन इतना रहा, यहाँ से ये वाला जो पोर्शन रहा जो एक्चुअल मिट्टी है, सॉइल है, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा वो गिट्टी बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा आप अलकतरा कर देते हैं, बिटुमेन, वो सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं ये वाले पोर्शन में। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल रोड बनाने का, लेकिन मिट्टी एक्चुअल में यहाँ से आप यहाँ बना करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, जो आपको एक्चुअल में रोड को क्या करता है, हाइट प्रोवाइड करता है। फिर उसके ऊपर आप जब मान लीजिए ये टोटल हाइट कितना होगा, हो सकता है 1 से 2 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये रोड आप कई बार देखते हैं कि 8 फीट 10 फीट ऊंचा रहता है, तो अंदर में रिमेनिंग 6 फीट इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इस मिट्टी को रोड के नीचे जब आप बनाते हैं तो इस मिट्टी का नाम हो जाता है वहाँ पे सबग्रेड। सबग्रेड अब समझ में आ गया, कुछ नहीं है, मिट्टी है, लेकिन वो मिट्टी हाईवे के नीचे है और वो कॉम्पैक्टेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड है, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया। अब वो नॉर्मल मिट्टी नहीं रहा, अब वो हो गया सबग्रेड। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है, वो मिट्टी। ठीक है, तो सॉइल को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सबग्रेड में यूज़ कर सकते हैं। सॉइल को हम लोग फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन के नीचे सॉइल के ऊपर ही आपका फाउंडेशन और बिल्डिंग आता है। ठीक है, रोड जब हम बनाते हैं एम्बैंकमेंट में तो सॉइल को हम लोग फिल की तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल जो आप ये इतना भरे हैं, भले बाद में उसको कॉम्पैक्ट करके रोड के नीचे वाले को सबग्रेड बोले, लेकिन ये टोटल जो आप ये इस तरह से फिलिंग करके जो ये हाइट पहुंचाए हैं, ये जो आप शोल्डर यहाँ पे रोड का इस तरह से बनाते हैं, ये सारा शोल्डर में जो आप मिट्टी भरते हैं, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि रोड सिर्फ ऐसा तो आप नहीं बनाते हैं ना कि यहाँ पे ये आपका रोड आने वाला है, यहाँ पे आपका इस तरह से ये रोड आने वाला है, ये रोड का लेयर्स हो गया और ये मिट्टी हो गया, ऐसा तो नहीं है। रोड आपका यहाँ से कुछ ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, सबग्रेड यहाँ पे आया, लेकिन ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका एक तरह से एम्बैंकमेंट है। ठीक है, आपका अर्थवर्क है। तो ये हम लोगों का यूज़ हो सकता है सॉइल जो है फाउंडेशन मटेरियल। तो कुल मिलाकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इंपॉर्टेंस में बता दीजिए, इलेबोरेट कीजिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह से, उसको 3-4 पॉइंट हो गए, फिर आप फाउंडेशन मटेरियल की तरह से उसको एक्सप्लेन कीजिए। टोटल 8 पॉइंट्स का आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सफिशिएंट होगा। और यही नॉलेज ही है, इससे ज़्यादा कोई नॉलेज ही नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं। ठीक है,
तो आज वाले लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं। अभी अब इसको ज़्यादा आगे और नहीं बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में चैप्टर 1 एंड करेंगे और फिर चैप्टर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक जो आपका क्लास होगा वो 1 घंटे में किसी एक चैप्टर के किसी एंड पे ही जाके ख़त्म हो। वो डिपेंड करता है कि हम लेक्चर कितना लेंदी लेते हैं, किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें समझाते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है। वो ये चीज़ें एडवांस में कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। टारगेट रहता है कि किसी एक जगह पे एंड करें। तो आज जो हम आपका एंड किए हैं वो एक्चुअली एंड किए हैं यहाँ। डेफिनेशन आपको बता दिए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यहाँ तक हम लोग आपका डिस्कस कर दिए आज के लेक्चर में। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में फील्ड एप्लीकेशन से आगे बढ़ेंगे और फिर अगर वो बहुत लेंदी हो रहा होगा तो उसी पे आपका यूनिट नंबर 1 को आपका कंप्लीट कर देंगे। अगर छोटा हो रहा होगा तो फिर यूनिट 2 उसी में से स्टार्ट कर देंगे आगे। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन समझा देंगे और फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर से डिटेल में हम लोग यूनिट 2 में इस तरह से बढ़ जाएंगे। तो लेक्चर्स को जब भी देखिए एक फ्लो में देखिए। आप भले ही अगर उसमें से कुछ कंटेंट स्किप करना चाहते हैं या तो स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिए वीडियो का, या फिर आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख लीजिए। लेकिन वीडियो जब भी देखिए किसी भी कोर्स का तो एक फ्लो में देखिए, क्योंकि हम आपको एक टोटल स्टोरी से लेके चलेंगे और किस तरह से आपका यूनिट एंड कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन बन गया तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि अचानक से कोई सा भी रट लो, कोई सा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद कर लो। पूरी की पूरी कहानी समझा देंगे हम आपको। बस आप मेरे साथ स्टोरी में बने रहिए। बोरिंग लेक्चर से स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 लेक्चर्स लग सकता है, क्योंकि ये थियोरेटिकल जियोटेक्निकल में एक्चुअल कोई पढ़ना नहीं चाहता है। ये पढ़ रहे हैं आप क्योंकि आपको एसबीटी में एग्जाम लिखना है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में, जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको वो नहीं लिख पाते हैं। तो उनको ये समझना भी ज़रूरी होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, नहीं तो अदरवाइज़ उनको सिर्फ रटना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरह के जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अदरवाइज जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ तो आप डायरेक्टली देखते हैं कि सीधा हम लोग ये वाला पोर्शन को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली सॉइल की प्रॉपर्टी से 3 फेज सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये कॉलेज के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह से थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि ये जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हम जब भी पढ़ाएंगे तो इसी तरह से पढ़ाएंगे। ये एसबीटी के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसमें थ्योरीज़ का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, आइडियाज़ बताना इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट अभी 3rd से में पहली बार कुछ सीखना चाह रहे हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमसे पढ़ेंगे, हम यूट्यूब पे ही जब लेक्चर्स लाएंगे एसएससी जेई के लिए, तो आप उसमें देखेंगे कि टू द पॉइंट बातें होंगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लगेगा, क्योंकि आप पहले से पढ़ रखे होंगे जियोटेक्निकल, फिर आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ये पसंद आएगा, आपके काम आएगा। और ये जो आज आप क्लास किए हैं, आप ये कंटेंट अगर पूरा देखे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।